गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीएस समीक्षा। यूपी पीसीएस 2024 के लिए यह टॉपिक महत्वपूर्ण साबित होगा क्योंकि इस लेक्चर में हम पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात करेंगे, जिसमें हम जानेंगे यूनियन क्या होता है, फेडरेशन क्या होता है और दोनों में क्या अंतर होता है। इसके बाद देखेंगे नागरिक एवं विदेशी नागरिक में क्या अंतर होता है और फिर सबसे अंत में जानेंगे कि जो मौलिक अधिकार होते हैं ये क्या होते हैं और जो कानूनी अधिकार है ये क्या होते हैं और दोनों में डिफरेंस क्या होता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। हमने यूपी पीसीएस 2024 के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें यूपी पीसीएस से संबंधित सभी महत्वपूर्ण टॉपिक दिए गए हैं। आप उसको भी देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। यूनियन एवं फेडरेशन में तुलना। तो दोस्तों, तुलना करने से पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यूनियन क्या होता है। तो दोस्तों, यूनियन को हिंदी में कहते हैं संघ, और जब हम फेडरेशन की बात करते हैं तो इसको भी हिंदी में हम संघ कहते हैं। परंतु जब हम यूनियन की बात करते हैं तो यहाँ पे बात होती है भारत की, और जो फेडरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे बात होती है आपकी यूएसए की। किसकी? यूएसए की, अमेरिका की। दोस्तों, भारत के संविधान के आर्टिकल वन में साफ साफ दिया गया है कि भारत अर्थात इंडिया क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। जो भारत है, जिसको आप इंडिया भी कह सकते हो, ये राज्यों का संघ होगा। और दोस्तों, भारत में क्या है, जितने भी राज्य जुड़कर बने हैं, एक मिनट देखिए, इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ फिर अच्छे से समझाता हूँ आपको। 1 मिनट। हाँ, तो भारत में जितने भी राज्य हैं, यानी हम कह सकते हैं कि जो भारत का संघ है वो इस प्रकार का है कि उसमें आप शामिल तो हो सकते हैं लेकिन उससे बाहर नहीं निकल सकते। चलिए आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये एक राज्य हो गया, ये उत्तर प्रदेश हो गया, ये मध्य प्रदेश हो गया, ये हो गया आपका छत्तीसगढ़, ये हो गया आपका राजस्थान। इस तरीके से ये सब आपके राज्य हो गए, ठीक। और ऐसी बात करते हैं फेडरेशन में, तो जैसे अमेरिका की बात करते हैं तो ये हो गया आपका फ्लोरिडा, ये हो गया आपका न्यूयॉर्क, ये हो गया आपका वॉशिंगटन, ये हो गया आपका न्यूयॉर्क, माफ़ कीजिएगा, न्यूयॉर्क के द्वारा ले लिया, ये हो गया आपका लॉस एंजलिस। तो इस तरीके से ये अमेरिका के 51 क्या हो गए? राज्य हो गए। और इस तरीके से भारत के ये 28 राज्य हो गए, ठीक, जिसमें आपकी 9 यूटी भी शामिल है, ठीक। ये आपके ये हो गए। तो दोस्तों, जो भारत का संघ है, भारत का संघ इस प्रकार का है कि ये सब जो है भारत के अंतर्गत आते हैं, भारत से बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन जब हम बात करते हैं अमेरिका के फेडरेशन की, तो उसमें क्या होता है, ये सब इस तरीके से जुड़कर बने हैं। जैसे ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, ये सब जुड़ जुड़ के बने आपस में, ठीक। ये आपस में जुड़ के बना है। इसके ऊपर कोई भी इसके ऊपर एक बड़ी शक्ति नहीं है, यानी किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं है, क्योंकि सबका क्या है, अपना अपना संविधान है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं इनके ऊपर कोई बड़ी शक्ति नहीं है, सबका अपना अपना संविधान है। ये कभी भी चाहे फेडरेशन से अलग हो सकते हैं, यानी यूएसए से जो भी 51 राज्य जुड़े हुए हैं ये सब अलग हो सकते हैं, परंतु जो भारत है इसमें आप शामिल तो हो सकते हो, इससे अलग नहीं हो सकते। इस तरीके से हम कह सकते हैं जो भारत का संघ बना है ये विलय पत्र के माध्यम से बना है, परंतु जो अमेरिका का संघ है ये जो बना है, ये जो फेडरेशन है ये बना है समझौते के तहत, एग्रीमेंट के तहत। इस एग्रीमेंट को ये ख़त्म भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, ये इनके ऊपर डिपेंड है। तो दोस्तों, यूनियन और फेडरेशन में ये डिफरेंस होता है जो मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया। चलिए अब देखते हैं दोनों में जो डिफरेंस है ये क्या है। चलिए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले बात करेंगे हम यूनियन की। यूनियन जो होता है ये विलय पत्र के माध्यम से बना होता है। क्या होता है? विलय पत्र के माध्यम से बना होता है। परंतु जो फेडरेशन होता है आपका, जो फेडरेशन होता है ये क्या होता है, इसमें स्वराज्यित राज्य के माध्यम जो होता है समझौता होता है। जितने भी राज्य होते हैं सबके मध्य क्या समझौता होता है। यूनियन में क्या होता है, संघों के सदस्य की स्वतंत्रता नहीं होती, इनके पास क्या है, स्वतंत्रता नहीं होती है। किंतु जो फेडरेशन है इनके पास स्वतंत्र होती है, और ये जो होता है केंद्र सरकार के अधीन निर्माण होता है। किसके अधीन निर्माण होता है? केंद्र सरकार के अधीन निर्माण होता है।
संघ की जो केंद्रीय सरकार के निर्णय होते हैं प्राय वो सभी संघों के सदस्यों द्वारा बाध्यकारी होते हैं। ये अगर संघ की जो केंद्रीय कार्यपालिका है वो जो भी निर्णय लेगी उसको पूरा देश मानेगा, उनके लिए वो बाध्यकारी है, उनके लिए कंपलसरी है। किंतु जब हम बात करते हैं फेडरेशन में तो इसमें क्या होता है, जो केंद्रीय सरकार के निर्णय होते हैं वो सदस्यों पर बाध्यकारी होते हैं। क्या होते हैं? सदस्यों पर बाध्यकारी होते हैं। वो केवल और केवल सदस्यों पर बाध्यकारी होते हैं, केवल और केवल सदस्यों पर बाध्यकारी होते हैं। लेकिन जो हमारा यूनियन होता है इसमें क्या है, संघ सदस्यों पर, इसमें संघ के जो सदस्य हैं उन पर भी होते हैं। ठीक इस तरीके से संविधान में बदलाव संघ व राज्यों की बहुमत से किया जाता है। किसमें किया जाता है? आपके संघ में, यानी आपके यूनियन में। ये आपके यूनियन में किया जाता है जिसमें संघ के साथ साथ राज्य का बहुमत भी चाहिए। परंतु जब हम बात करते हैं फेडरेशन की तो इसमें होता है संविधान में बदलाव के लिए सदस्य की अनुमति आवश्यक होती है। केवल इसमें अनुमति चाहिए, कोई विशेष प्रकार का बहुमत की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण की बात करें तो हम कर सकते हैं भारत संघ राज्य क्षेत्र तथा राज्यों का पुनर्गठन। और जब हम बात करते हैं किसकी, अमेरिका की, तो उसमें क्या होता है, इसमें अमेरिका को शामिल करते हैं फेडरेशन में अमेरिका को शामिल करते हैं। भारत संघ राज्य क्षेत्र जो है ये हमारे संविधान के भाग आपको एक में देखने को मिलेगा, हमारे संविधान के भाग एक में देखने को मिलेगा। और संविधान के आर्टिकल 1 में भी आपको इसी तरीके की डेफिनेशन देखने को मिलती है। चलिए अब बात करते हैं नागरिक और विदेशी नागरिक में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले देखते हैं जो नागरिक होते हैं उनके पास क्या क्या अधिकार हो। तो दोस्तों नागरिक जो होता है ये आपका क्या कर सकता है, वोट डाल सकता है। यहाँ पर क्या है, आपको जो भी केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की योजनाएं होती है उनका लाभ मिलेगा। आप यहाँ पर क्या है, किसी भी प्रकार की नौकरी पा सकते हो, यानी सरकारी नौकरी में आप इजीली जा सकते हो। और आपके पास क्या है, आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप भारत के राष्ट्रपति भी बन सकते हो, भारत के राष्ट्रपति भी बन सकते हैं, यानी भारत के सर्वोच्च पद तक भी जा सकते हैं। और ये जो मैंने आपके नागरिक होने के फ़ायदे बताए, यही जो है विदेशी होने के नुकसान हैं। आप विदेशी हो तो आप इनमें से किसी भी प्रकार का कार्य नहीं कर सकते किसी भी देश में। चलिए अब देखते हैं, दोनों को अच्छे समझते हैं। जो नागरिक है, माफ़ कीजिएगा, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा जो हमारा संविधान है, हमारे संविधान के आर्टिकल जो है, आर्टिकल आपका आर्टिकल जो है 5 से लेके 11 तक, इसमें आपको जिक्र किया जाएगा कि जो सिटीजन है वो किस टाइप के होते हैं और कैसे होते हैं। जो हमारे संविधान के भाग 2 में भी आपको देखने को मिलता है। और जब बात करते हैं हम विदेशी नागरिक की तो इनके लिए किसी प्रकार का कोई भी प्रावधान नहीं है। चलिए अब देखते हैं दोनों में क्या अंतर है। नागरिक संबंधित राज्य का स्थायी निवासी होता है। स्थायी निवासी से मतलब होता है कि भैया वो जो इंसान है वो वहीं का है और वहीं वो रहता है। जो विदेशी होते हैं ये क्या होते हैं, ये अस्थायी निवासी होते हैं, ये कुछ समय के लिए ही आते हैं। नागरिक को देश के सभी राजनीतिक एवं सामाजिक अधिकार प्राप्त होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, राजनीतिक क्या, आप वोट डाल सकते हो, ठीक है, आप राष्ट्रपति बन सकते हो, आप चुनाव लड़ सकते हो। और सामाजिक क्या है, आप किसी प्रकार की नौकरी पा सकते हो और आप कहीं भी जा सकते हो और आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन जब आप विदेशी नागरिक होते हैं तो आपके साथ क्या होता है, आपको सामाजिक अधिकार तो प्राप्त हो सकते हैं परंतु आपको राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। आप विदेशी हो और आप कह रहे हो कि भैया मुझे तो प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ना है, मुझे तो भारत का प्रधानमंत्री बनना है, तो ऐसा आपके साथ नहीं हो पाएगा। नागरिक जो होता है वो अपने राज्य के प्रति पूर्ण निष्ठा रखते हैं, वो अपने राज्य पर पूर्ण विश्वास रखते हैं, पूर्ण समर्थन देते हैं। परंतु जो विदेशी होते हैं उनको इस प्रकार की इस प्रकार की कैसी भी निष्ठा नहीं होती, क्योंकि वो सिर्फ अपने देश के लिए ही निष्ठा रखते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। जो नागरिक होता है उनको अचल संपत्ति की क्रय विक्रय का अधिकार होता है। आपके पास किसी भी प्रकार की एसेट है जो आपकी, जैसे घर हो गया, गाड़ी हो गई, ऑफिस हो गया, इस तरीके की चीज़ें आप बेच सकते हो। किंतु जो विदेशी होते हैं उनके को जो है संपत्ति के क्रय विक्रय का अधिकार नहीं होता। आप किसी प्रकार की संपत्ति को
ना तो खरीद सकते हो ना ही बेच सकते हो। जो नागरिक होते हैं उन्हें अपने देश की सेना में भर्ती होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। आप कह सकते हो कि भैया हमें ज़रूरत है, हमें दुश्मन देश ने चारों ओर से घेर लिया है और हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि आप चलिए और देश की रक्षा कीजिए। आपका कर्तव्य है और देश आपको बुला रहा है। परंतु जो विदेशी नागरिक होते हैं हम उन्हें सेना में भर्ती होने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे देश के नागरिक नहीं है। हो सकता है कि हम उनको भर्ती कर ले तो कभी वो कोई सूचना लीक कर दे और हो सकता है कि वो दुश्मन देश का नागरिक हो, तो इससे क्या हो, देश की संप्रभुता और देश की रक्षा खतरे में पड़ जाएगी। जो नागरिक होते हैं ये अपने देश की सीमा में कहीं भी रह सकते हैं, परंतु विदेशी के साथ ऐसी कोई भी सुविधा नहीं रहती। उनको पहले सरकार से आज्ञा लेनी होती है। जो विदेशी होते हैं उनको क्या करना होता है, रहने के लिए सरकार से आज्ञा लेनी पड़ती है। उन्हें आज्ञा लेनी अति आवश्यक होती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि जो मौलिक अधिकार, जो आपका फंडामेंटल राइट्स है, ये कैसा है और आपको कहाँ देखने को मिलता है। तो हमारे संविधान के आर्टिकल 12 से लेके 35 तक आपको क्या है, मौलिक अधिकार देखने को मिलता है। और जो मौलिक अधिकार की वर्तमान में संख्या है ये कितनी है, 6 संख्या है। और जब मौलिक अधिकार बने थे जब 7 थे। इनमें से जो संपत्ति का अधिकार था उसको हमने ख़त्म कर दिया था 44वें संविधान संशोधन द्वारा, जो हुआ था 1700, जो माफ़ कीजिएगा, जो हुआ था 1978 में, जो हुआ था आपके 1978 में। और दोस्तों जो मौलिक अधिकार का हमारे संविधान में भाग है ये आपको देखने को मिलेगा संविधान के भाग 3 में देखने को मिलेगा। मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के पास होने अति आवश्यक है। अगर आपका व्यक्ति का हर तरीके से विकास करना है तो ये होना आप पे जरूरी होना चाहिए। कानूनी अधिकार ऐसे एक अधिकार होते हैं जो आप पर एक निश्चित सीमा तक दिए जाते हैं। अगर आपके पास कुछ अधिकार ना भी हो तो उससे आपको कुछ बिगड़ेगा नहीं और किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। चलिए अब दोनों में डिफरेंस देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मौलिक अधिकार। संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी और उनकी सुरक्षा का प्रावधान किया जाता है। जैसे आपका आर्टिकल 32 जो है ये क्या है, मौलिक अधिकार को गारंटी और सुरक्षा प्रदान करता है, जिसके लिए आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा सकते हो। किंतु जो आपके कानूनी अधिकार होते हैं उनको सुरक्षा तो होती है और लागू करने के लिए जो है साधारण कानून होते हैं। क्या होता है, उनके लिए केवल और केवल साधारण कानून होते हैं, साधारण अधिकार होते हैं। कोई इस प्रकार का नहीं होता कि आप सीधा डायरेक्ट वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जाओगे और वो आपकी गारंटी देगा। मौलिक अधिकार जो है कार्यपालिका व विधायिका से सुरक्षा प्रदान करते हैं। मानिए कार्यपालिका जो है उसने ऐसी नीति बना दी जिससे क्या है आपके मौलिक अधिकार का हनन है, या फिर जो विधायिका है उसने कोई ऐसा अधिनियम बना दिया जिससे आपकी व्यक्तिगत जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है और आपके मौलिक अधिकार पूरे तहस नहस हो गए। तो क्या करती है, आर्टिकल 32 के तहत इन सबको रद्द कर दिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट कहता है ऐसे कैसे कर रहे हो तुम, ये तो मौलिक अधिकारों का हनन है। तो इस तरीके से क्या विधायिका और कार्यपालिका से सुरक्षा प्रदान करते हैं मौलिक अधिकार। लेकिन जो सामान्य अधिकार होते हैं केवल कार्यपालिका से सुरक्षा प्रदान करते हैं, केवल और केवल कार्यपालिका से। अब कार्यपालिका ने कोई इस तरह का कार्य कर दिया जिससे क्या है आपको कानूनी रूप से दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट है या फिर जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं वो भी है, तो वो आपको सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। मौलिक अधिकार में परिवर्तन के लिए संविधान संशोधन करना पड़ता है। अगर आप किसी प्रकार का मौलिक अधिकार में परिवर्तन कर रहे हो तो आपको क्या करना होगा, संविधान संशोधन। जैसे हमने आपको बताया था जो संपत्ति का अधिकार है, जो आर्टिकल पहले 30 था, इसमें जब संशोधन किया गया तो इसके लिए था 44वां संविधान संशोधन। कौन सा था, 44वां संविधान संशोधन किया गया था। अब बात करते हैं सामान्य कानून की। तो संसद जो है कानून बनाकर इन अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है। मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर आप क्या कर सकते हो, सीधा उच्चतम न्यायालय या हाई कोर्ट में जा सकते हो। कहाँ जा सकते हो आप, सीधा या तो
सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाओ अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, या फिर आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो। किंतु जो आपके सामान्य अधिकार होते हैं जब उनका उल्लंघन होता है तो उसके लिए क्या है, न्यायिक प्रक्रिया का पालन करना अति आवश्यक होता है। जो भी न्यायिक प्रक्रिया होती है उसी के माध्यम से ही आपको सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो दोस्तों एक ये नोट है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत केवल हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के साथ साथ सामान्य कानून अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हो, जो आर्टिकल आपका 226 है इसके तहत क्या है, आप मौलिक अधिकारों को तो सुरक्षा प्रदान कर सकते हो, साथ में जो आपके सामान्य अधिकार है उनके लिए भी आप हाई कोर्ट में रिट जारी कर सकते हो। जो हमारे संविधान का आर्टिकल 19A से F है, इसके अंतर्गत क्या था, 44वें संविधान संशोधन जो हुआ था आपके 1978 में, इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर हमने बना दिया था एक कानूनी अधिकार, जो था आपका आर्टिकल 300 के अंतर्गत 300 के अंतर्गत, जिसमें क्या आता है, इसको वैधानिक अधिकार बना दिया गया था। आप इसको वैधानिक अधिकार भी कह सकते हैं, कानूनी अधिकार भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों इसी के साथ हमने पॉलिटी का एक शानदार सेशन यहीं पे ख़त्म किया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।